कहानी जेल में शुरू होती है। कैदी बेकेट से एक पादरी मिलने आता है जो ये देखकर हैरान होता है कि बेकेट कितना आराम से है, ये देखते हुए कि उसे कुछ ही घंटों में फांसी दे दी जाएगी। पादरी बताता है कि शायद यह आखिरी बार हो जब बेकेट ठीक से बात कर सके, इसलिए बेकेट अपनी कहानी बताने के लिए मान जाता है। ये कहानी बेकेट की माँ मैरी से शुरू होती है। वो लॉन्ग आइलैंड के अमीर रेड फेलो परिवार से है, इसलिए वो 19 अरब डॉलर की दौलत की वारिस है। 18 साल की उम्र में वो बेकेट के पिता से मिलती है, जो एक पार्टी में बस एक रेगुलर बैंड मेंबर है। वो तुरंत उससे प्यार करने लगती है और वे एक सीक्रेट रिश्ता शुरू करते हैं। लेकिन वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, उसे बदनामी की नज़र से देखती है। उसके पिता उसे 2 ऑप्शन देते हैं, या तो प्रेगनेंसी खत्म कर दे या घर छोड़ दे। अपने बच्चे को छोड़ने से मना करते हुए मैरी न्यू जर्सी के एक आम मोहल्ले में चली जाती है। जब वो बेकेट को जन्म देती है तो बच्चे को देखते ही उसके पिता को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, इसलिए वो वहीं हॉस्पिटल में मर जाता है। अब वो एक सिंगल मदर है जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है। हर दिन वो बेकेट को बताती है कि उसे घर से निकाल दिया गया था, लेकिन विरासत से नहीं। सारी दौलत अगले सबसे बड़े आदमी को मिलेगी, और क्योंकि बेकेट सबसे छोटा है इसलिए उसे बाकी सबके मरने का इंतजार करना पड़ता है। अपनी पैसे की दिक्कतों के बावजूद मैरी यह पक्का करती है कि बेकेट को कल्चर, क्लास और स्टाइल मिले। वो पियानो और आर्चरी बजाना सीखता है और बचपन में ही सूट पहनता है। आर्चरी क्लास के दौरान बेकेट जूलिया से मिलता है और उसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है। जूलिया अमीर है और बेकेट से इम्प्रेस नहीं होती क्योंकि वो मिडिल क्लास है, इसलिए वो उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन उसे विरासत में बहुत सारा पैसा मिलेगा। वे दोस्त बन जाते हैं और जूलिया बेकेट के पियानो कॉन्सर्ट में जाती है जब लाइट चली जाती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे किस भी करती है, लेकिन लाइट वापस आने पर वो तुरंत पीछे हट जाती है। जब बेकेट अभी बच्चा है, मैरी बहुत बीमार हो जाती है और लक्षणों को नज़रअंदाज करने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। बेकेट को उम्मीद है कि उसका परिवार मदद करेगा, लेकिन कोई कभी मिलने या फ़ोन करने नहीं आता। मैरी उससे कहती है कि वो इससे बेहतर का हकदार है और उससे वादा करवाती है कि जब तक उसे सही जिंदगी नहीं मिल जाती, वो हार नहीं मानेगा। मरने से पहले उसकी आखिरी रिक्वेस्ट है कि उसे परिवार की ज़मीन पर दफनाया जाए, लेकिन परिवार कभी जवाब नहीं भेजता, इसलिए उसकी बॉडी एक रेगुलर कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। बेकेट उसके बालों का एक गुच्छा पकड़े हुए उसे दफनाते हुए देखता है और कसम खाता है कि वो परिवार के घर में अपनी सही जगह की मांग करेगा। अगले दिन बेकेट रेड फेलो हवेली की घंटी बजाता है। जवाब सिर्फ बटलर का लाया हुआ एक लेटर है। उसमें बेरुखी से लिखा है कि वे उसकी मदद नहीं कर सकते और उस पर साइन भी नहीं है। इसके बाद बेकेट फॉस्टर केयर सिस्टम में काफ़ी समय बिताता है और जूलिया से उसका सारा कॉन्टैक्ट टूट जाता है। बड़ा होने पर बेकेट सूट सेल्समैन का काम करता है। वो दूर से रेड फेलो पर नजर रखता है, लेकिन कोई कभी नहीं मरता। एक दिन बेकेट सूट स्टोर पर जूलिया को देखकर चौंक जाता है। वो अभी भी अमीर है और दुनिया भर में घूम चुकी है। वो उससे डेट पर चलने के लिए पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी सगाई हो चुकी होती है। जाते समय वो पूछती है कि रेड फेलो फॉर्चून का क्या हुआ। बेकेट कहता है कि वो किसी दिन इसका वारिस होगा, इसलिए जूलिया उससे कहती है कि जब वो उन सबको मार डाले तो उसे फ़ोन करे। बाद में घर पर बेकेट मैरी के बालों वाले एक लॉकेट को देखता है और उसे अपना वादा याद आता है। उसके सामने 7 रेड लोग हैं, तो आखिरकार उनके बारे में कुछ करने का समय आ गया है। पहला है टेलर, जो परिवार की फाइनेंस फर्म में एक ब्रोकर है। बेकेट उसे आसानी से ढूंढ लेता है क्योंकि टेलर हमेशा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बारे में रहता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि अपने कजिन को मारना एक क्रेजी आइडिया है और वह इसे छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन बेकेट का बॉस अनाउंस करता है कि उसका ट्रांसफर शिपिंग सेंटर में कर दिया जाएगा क्योंकि सेल्समैन की पोस्ट उसके बेटे को मिल जाएगी। बेकेट वेयरहाउस में काम नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी नौकरी चली जाती है। इससे आखिरकार उसके अंदर कुछ टूट जाता है। कुछ समय बाद टेलर एक पार्टी में हेलीकॉप्टर से आता है और पूल में कूदने से पहले मेहमानों पर डॉलर के नोट फेंकता है। बेकेट आसानी से इस पार्टी में घुस जाता है क्योंकि दरवाजे खुले होते हैं और टेलर को अपनी जेट स्की को एक यॉट पर ले जाते देखकर उसे एक आइडिया आता है। बेकेट भी एक जेट स्की पर सवार होकर यॉट पर जाता है, जहां टेलर को लगता है कि वो एक एम्प्लॉई है। ये कंफर्म करने के बाद कि यॉट पर और कोई नहीं है, बेकेट टेलर के सो जाने का इंतजार करता है और एंकर को उसके टखने से बांध देता है। एंकर को पानी में फेंकने से पहले वो बस 1 सेकंड हिचकिचाता है। उसी पल टेलर जाग जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रस्सी उसे समुद्र में खींच ले जाती है और डुबो देती है। जैसे ही बेकेट जेट स्की पर निकलता है, उसे एहसास होता है कि मारना सच में इतना आसान है और उसे रोमांच देता है। कुछ दिनों बाद बेकेट अंतिम संस्कार में जाता है और टेलर के पिता वॉरेन से मिलता है। जब बेकेट खुद को मैरी का बेटा बताता है तो वॉरेन चौंक जाता है और उसे ड्रिंक के लिए बार में ले जाता है। वॉरेन मानता है कि मैरी उनके पिता के सामने खड़ी होने के लिए बहुत बहादुर थी और उसकी मदद न करने के लिए माफ़ी मांगता है।
उसे टेलर की मौत का भी बुरा लगता है क्योंकि उसे अपने बेटे की बुरी आदतें पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। इसके बाद वॉरेन बेकेट को अपने ऑफिस ले जाता है और उसे टेलर की नौकरी का ऑफर देता है, जिसे बेकेट खुशी खुशी मान लेता है। अगले कुछ हफ्तों में बेकेट एक फाइनेंशियल ऑफिस की भागदौड़ भरी जिंदगी और अमीर लोग कैसे पैसा कमाते हैं ये सीखता है। उसे बहुत सारे नए शब्द और जानकारी सीखनी पड़ती है और उसे एहसास होता है कि यह जानकारी उसे अपनी किस्मत खुद संभालने में मदद करेगी। बाद में एक रात बेकेट को जूलिया का फोन आता है, जो अभी अभी अपने हनीमून से लौटी है। उसे उनकी पिछली मुलाकात याद आती है और वो कहती है कि उसे फिर से डेट पर चलने के लिए पूछना चाहिए। बेकेट ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि जूलिया उसे फिर से मना कर दे, लेकिन वो अब भी जल्द ही एक दूसरे से मिलने की उम्मीद करती है। अगला शिकार नोआ है, जो एक आर्टिस्ट है और अपना दिन अपने काम के बारे में ब्लॉगिंग में बिताता है। बेकेट वीडियो देखता है और पाता है कि नोआ को आर्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता। वो सिर्फ इतना कह सकता है कि उसका काम आर्टिस्ट बनना है क्योंकि उसके पास परिवार के गुजारे के लिए पैसे हैं। एक शाम बेकेट नोआ के आर्ट शो में जाता है और बहुत बड़ा फैन होने का नाटक करता है। जब नोआ को ये पसंद आ जाता है तो बेकेट उसे अपने कजन्स के बारे में भी बताता है। नोआ उसकी कहानी सुनने का फैसला करता है, जबकि वो गैलरी में तस्वीरें लेता रहता है, आर्ट के बारे में और भी फालतू बातें दोहराता रहता है। शो के बाद नोआ बेकेट को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे अपनी वर्कशॉप दिखाता है। बेकेट नोआ की सीक्रेट गर्लफ्रेंड रूथ से भी मिलता है और डिनर पर उनकी अच्छी बनती है और उन्हें पता चलता है कि उनमें बहुत कुछ एक जैसा है। जब बेकेट जाने वाला होता है तो रूथ उसे गुरुवार को होने वाली डिनर पार्टी में बुलाती है। जब गुरुवार आता है तो डिनर के दौरान बेकेट और रूथ एक दूसरे को देखते रहते हैं। जब सबका ध्यान भटक जाता है तो बेकेट बाथरूम जाने का नाटक करता है, लेकिन असल में वह नोआ की वर्कशॉप में चला जाता है। वो फोटोग्राफिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल को क्लीनिंग सप्लाई के साथ मिलाता है। वो पहले से ही अपार्टमेंट में छिपा होता है ताकि ऐसा लगे कि नोआ का एक्सीडेंट हो गया है। मिक्स करते समय वो लाइट बल्ब भी तोड़ देता है और एक सिगरेट फर्श पर गिरा देता है। किसी को पता नहीं चलता कि बेकेट बाथरूम में बहुत देर कर रहा है और वे उसे ढूंढने जाते हैं, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। वर्कशॉप से बाहर आकर बेकेट नाटक करता है कि वो शो से एक तस्वीर ढूंढ रहा था और नोआ इतना खुश होता है कि वो उसके लिए उस पर साइन कर देता है। पार्टी खत्म होने के बाद बेकेट तस्वीर को कूड़ेदान में फेंक देता है। वो एक कोने में तब तक इंतजार करता है जब तक रूथ उसे ढूंढ नहीं लेती और वे एक दूसरे को किस करते हैं। इस बीच नोआ अपनी वर्कशॉप में आता है और लाइट चालू करने की कोशिश करता है। टूटे हुए बल्ब से एक चिंगारी निकलती है जिससे धमाका होता है, जिससे नोआ की तुरंत मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के दिन बेकेट से 2 FBI एजेंट मिलते हैं जो उसे पूछताछ के लिए एक बार में ले जाते हैं। वो उन्हें मैरी के बारे में बताता है और ऐसा दिखावा करता है कि उसे पक्का नहीं है कि उसे कभी पैसे मिल पाएंगे या नहीं। एजेंट समझाते हैं कि जब परिवार के 2 सदस्यों की एक के बाद एक मौत होती है तो FBI के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनका पालन करना होता है, इसलिए अभी के लिए वे बस सावधानी बरत रहे हैं। टेलर की मौत के 10 महीने बाद वॉरेन काम पर टोस्ट बनाता है ताकि बेकेट को उसका पहला क्लाइंट मिले। वह इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है कि उसने कितनी जल्दी सीखा और उसे अपना ऑफिस दे देता है। बाद में बेकेट को जूलिया से मिलने पर हैरानी होती है, जो कहती है कि वो अकेले रहना चाहती है क्योंकि उसके पति के पास पैसे नहीं है। लेकिन बेकेट उसे फ्लर्ट करते हुए देख लेता है और साथ नहीं देता क्योंकि वो रूथ के बारे में सोच रहा होता है। जूलिया को वो इस तरह पसंद नहीं आता और वो चली जाती है। हालांकि पहले वो 2 मौतों का जिक्र करती है और सोचती है कि अगला कौन होगा। वह ये भी कहती है कि बेकेट खूब पैसा कमाएगा। परिवार में अगला नाम स्टीफन है, जो एक पादरी है और लोगों को बहकाने और उनका पैसा हड़पने के लिए स्पिरिचुअल शो करता है, ये दावा करते हुए कि यह भगवान के लिए है। उस पर 2 देशों में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और उसने अपने पुराने बिजनेस मैनेजर पर केस किया है, इसलिए उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। एक दिन बेकेट अपने असिस्टेंट से अपने साथ सूट बदलने के लिए कहता है और उसे हॉट डॉग लाने भेजता है। फिर वो स्टीफन के शो में जाता है और उसके ऑफिस में उसके पास जाता है, एक क्रिश्चियन मैगजीन का रिपोर्टर होने का नाटक करता है। जब वे बातें करते हैं तो बेकेट तब तक इंतजार करता है जब तक स्टीफन दूसरी तरफ नहीं देख लेता और अपने सप्लीमेंट ड्रिंक में कुछ डाल देता है। अचानक स्टीफन एक कटाना पकड़ता है और उसे बेकेट की गर्दन पर रखता है, ये कहते हुए कि उसे सच चाहिए। पता चला कि बेकेट ने जो नाम इस्तेमाल किया था वो एक रिपोर्टर का है जो महीनों पहले रिटायर हो गया था, इसलिए स्टीफन को शक हुआ। बेकेट ने दिखावा किया कि उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, जिससे स्टीफन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी डेस्क पर सजावट की चीजों पर मारा। जब स्टीफन ने उसे फिर से तलवार से धमकाया, बेकेट ने माना कि वो उसका कजिन है। स्टीफन तुरंत शांत हो गया और माफी मांगते हुए बताया कि उसे लगा कि बेकेट दूसरे अखबार का रिपोर्टर है जो उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। फिर स्टीफन अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। पता चलता है कि स्टीफन वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेता था, जो ज्यादा मात्रा में लेने पर किसी की जान ले सकते हैं, इसलिए बेकेट ने अपने कप में और मिला दिया। क्योंकि जज जांच नहीं चाहता, इसलिए मौत के बारे में चुप रहा।
इस बीच बेकेट रूथ को समय देने के लिए उससे दोस्त के तौर पर मिलता रहता है। एक दिन वो बताती है कि वो डिनर पार्टी के बाद नोआ से ब्रेकअप करने का प्लान बना रही थी, इसलिए अब उसे उसके लिए दुख न मनाने या उसे याद न करने का बुरा लगता है। बेकेट उसे बताता है कि ऐसा महसूस होना नेचुरल है और वे शाम को उसके घर पर साथ में डिनर करने के लिए मान जाते हैं। बेकेट घर जाता है और जूलिया को अपने लिविंग रूम में देखकर चौंक जाता है। वो बताती है कि जब वो उससे ऑफिस में मिलने गई थी तो उसने उसकी चाबी चुरा ली थी और शिकायत करती है क्योंकि वो उसके कॉल्स और ईमेल्स को इग्नोर कर रही है। वो अपनी जिंदगी के बारे में बताने से मना कर देता है, इसलिए वो फ्लर्ट करती है और करीब आती है, लगभग उसे किस करने वाली थी। उसी समय डोरबेल बजती है और बेकेट जूलिया को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल देता है। फिर वो रूथ से मिलता है और उसे बताता है कि उसे किचन में दिक्कत हुई थी, इसलिए वो उसे बाहर ले जाता है। वे रेस्टोरेंट में अच्छा समय बिताते हैं और रूथ अपनी जिंदगी के लक्ष्यों के बारे में बात करती है, कहती है कि इंसानों को छोटे सपने देखना नहीं सिखाया जाता। अगले हफ्तों में बेकेट को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी काफी अच्छी है। उसके पास एक बढ़िया नौकरी है, काम पर बहुत सारे दोस्त हैं और एक बढ़ता हुआ रोमांस है। हालांकि अब हार मानना बेकार लगेगा। जूलिया उसे फोन करती रहती है और वो उसे नजरअंदाज करता रहता है। परिवार में अगली सदस्य कैसेंड्रा है, जो 11 अलग अलग देशों से 11 बच्चों को गोद लेने के लिए जानी जाती है। वो न्यूज़ में एक प्यार करने वाली माँ लगती है, लेकिन अकेले में नौकर सारा काम करते हैं और वो बच्चों पर ध्यान नहीं देती। 3 मौतों के बारे में सुनने के बाद वो अपने 4 घरों में लेजर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगवाती है। लेकिन हर मंगलवार वो एक स्पा में जाती है जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक दोपहर बेकेट चुपके से स्पा में घुस जाता है और एक एम्प्लॉय होने का नाटक करता है। वो कैसेंड्रा को फ्री टीथ वाइटनिंग सर्विस देता है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के डिवाइस अपने मुंह में डाल लेती है। उसकी मौत इसलिए होती है क्योंकि बेकेट ने डिवाइस पर कार्बामाइड पेरोक्साइड लगाया था, जो टीथ वाइटनर में पाए जाने वाले एजेंट के इतने करीब है कि पुलिस को लगता है कि उसने अपनी पिछली अडॉप्शन ट्रिप के दौरान एक ऑफ ब्रांड प्रोडक्ट खरीदा था। अगला विक्टिम मैकाथर है, जो नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम का आधा मालिक है और चांद पर जाने का प्लान बना रहा है। रिपोर्टर उसे चांद पर जाने के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए कहते हैं जबकि उसके एम्प्लॉय के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकेट उसके क्रू का हिस्सा होने का नाटक करता है और चुपके से उसकी कॉफी में एक सेडेटिव डाल देता है। जब मैकाथर अपने पर्सनल प्लेन में उड़ने जाता है तो वो कंट्रोल्स पर सो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद बेकेट एक बहुत ही शानदार अपार्टमेंट में रहने चला जाता है। वो रूथ से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहना चाहती है और वो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाती है। लाइन में अगला लाल आदमी वॉरेन है। हालांकि बेकेट को अपने अंकल से लगाव हो गया है और अब वो उनकी इज्जत भी करता है, इसलिए वो उन्हें मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके अलावा उसकी जिंदगी अच्छी है, इसलिए वो मानता है कि उसके पास जो है उससे वो असल में खुश है और रूथ से उसकी सगाई भी हो जाती है। एक सुबह FBI एजेंट फिर से बेकेट के पास आते हैं। वे उसे बताते हैं कि वो एक संभावित वारिस है और जब एजेंट उससे पूछते हैं कि स्टीफन की मौत के दिन वो क्या कर रहा था, तो वो हैरान होने का नाटक करता है। वो उन्हें बताता है कि वो हॉट डॉग ले रहा था। एजेंट बाद में सिक्योरिटी फुटेज चेक करते हैं और बेकेट के एम्प्लॉय को उसके कपड़े पहने हुए देखते हैं। वे बता नहीं पाते कि यह सच में वही है और उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी को याद हो सकता है कि उसने महीनों पहले किसी खास दिन हॉट डॉग खाया हो। इसलिए वे एक एजेंट को उसका पीछा करने के लिए भेज देते हैं। कुछ देर बाद बेकेट ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी अचानक वॉरेन हार्ट अटैक की वजह से उसके पीछे गिर जाता है। हॉस्पिटल में बेकेट वॉरेन का ख्याल रखता है, जो बताता है कि मरने से पहले बेकेट ही अकेला था जो उससे मिलने आया था। वॉरेन उसे सलाह देता है कि वो अपने अपनों के साथ रहे क्योंकि फ्यूनरल के दौरान काम उसके लिए नहीं होगा। बेकेट को पता चलता है कि सिर्फ उसके दादा ही बचे हैं। कुछ दिनों बाद बेकेट को अपने दादा का एक लेटर मिलता है जिसमें उन्हें हवेली में बुलाया गया है। आज उसकी सगाई की पार्टी भी है, लेकिन वो रूथ को फोन करता है और समय पर आने का वादा करता है। जब बेकेट अपने ऑफिस जाता है तो उसे जूलिया एक सरप्राइज के साथ इंतजार करती हुई मिलती है। उसने किसी को बेकेट का पीछा करने के लिए भेजा था और अब उसके पास उसके गुनाहों के फोटोग्राफिक सबूत हैं। टेलर के डूबने के बाद उसे शक हुआ क्योंकि वो स्विमिंग स्कॉलरशिप पर प्रिंसटन गया था। जूलिया 5 बजे तक $3 लाख अपने पति को देने के लिए कहती है, नहीं तो वो तस्वीरें रूथ को भेज देगी। परेशान बेकेट अपने असिस्टेंट से कुछ स्टॉक बेचने के लिए कहकर ऑफिस से भाग जाता है। FBI एजेंट उसे देख लेता है और उसका पीछा करता रहता है। कुछ देर बाद वो जूलिया के पति लाइल के ऑफिस में घुस जाता है, जो कंगाल होने की वजह से शराब पीता रहता है। जब बेकेट टेबल पर कुछ सामान रखता है और चेक लिखता है तो लाइल उसका मजाक उड़ाता है कि वो गरीब बैकग्राउंड से होने के बावजूद एक फैंसी आदमी की तरह बर्ताव कर रहा है, इसलिए बेकेट उसे थप्पड़ मार देता है। लाइल उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो नशे में होता है बेकेट उसे आसानी से गिरा देता है और लाइल फर्श पर बच्चे की तरह रोता है। इसके बाद बेकेट रेड फेलो की हवेली में जाता है और रूथ को टेक्स्ट करके चेतावनी देता है कि उसे देर हो जाएगी
लेकिन मैसेज तब तक नहीं पहुंच पाता जब तक रूथ सभी मेहमानों से निपट नहीं लेती। बेकेट अपने दादा व्हाइटलॉ से मिलता है, जो सोचते हैं कि बेकेट ने फाइनेंशियल बिजनेस में इतनी जल्दी बड़ा होने के लिए क्या गंदे सौदे किए हैं। व्हाइटलॉ ये भी सोचते हैं कि क्या बेकेट इस तरह की जिंदगी जी सकता है, क्योंकि इससे कोई अकेला और पछतावे वाला महसूस कर सकता है। वो बताता है कि मैरी उसकी पसंदीदा बच्ची थी, लेकिन जब बेकेट पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की, तो व्हाइटलॉ जवाब नहीं देता। फिर व्हाइटलॉ बेकेट को एक बंदूक दिखाता है जो पीढ़ियों से परिवार में है। वो उसे लोड करता है और बेकेट को देता है, उससे सब कुछ खत्म करने के लिए कहता है। बेकेट उस पर बंदूक तानता है, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वो चला जाता है। हालांकि वो देखता है कि सामने का दरवाजा बंद है और बटलर उसे बाहर से ब्लॉक कर रहा है। फिर वो दूसरे कमरे की खिड़कियों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वे भी बंद हैं। अचानक बेकेट को एक आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि व्हाइटलॉ उस पर गोली चला रहा है। वो गोली से बचता है और वो उसकी बांह को छूती है। ये दरवाजा भी तोड़ देती है, इसलिए बेकेट लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ता है और व्हाइटलॉ के पैर में घोंप देता है। जैसे ही बेकेट भागने लगता है, व्हाइटलॉ उसका पीछा करता है और गोलीबारी जारी रखता है, क्योंकि वो बताता है कि सभी दरवाजों को बटलर ने सील कर दिया है। ऊपर के कमरे में बेकेट को एक धनुष मिलता है और वो एक तीर तैयार करता है। जब व्हाइटलॉ अंदर आता है, वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन धनुष टूट जाता है। एक और गोली से बचने के बाद बेकेट एक नया धनुष लेता है और फिर से गोली चलाता है, इस बार सफलतापूर्वक अपने दादा की छाती में तीर मारता है। क्योंकि व्हाइटलॉ अभी भी हिल रहा है, वो उसकी गर्दन में दूसरा तीर चलाता है, अंततः उसे मार देता है। बेकेट को यह विडंबनापूर्ण लगता है कि उसकी अंतिम हत्या वास्तव में आत्मरक्षा का कार्य। जब तक बेकेट घर पहुंचता है, पार्टी खत्म हो चुकी होती है और रूथ परेशान होती है। वो जानना चाहती है कि वो उससे क्या छिपा रहा था, लेकिन वो उसे सिर्फ व्हाइटलॉ के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताता है। बाद में बेकेट को परिवार की दौलत विरासत में मिलती है, इसलिए उसका और रूथ का सोशलाइट में स्वागत है। एक बड़ी पार्टी में जिंदगी। बेकेट खुश होता है, लेकिन रूथ असहज महसूस करती है। बदकिस्मती से पार्टी में एफबीआई रुकावट डालती है, जो उसे लाइल के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है। इन सबके बाद बेकेट उस एक मर्डर के लिए पकड़ा जाता है जो उसने किया ही नहीं था। उनके पास लाइल के ऑफिस में घुसने का सिक्योरिटी फुटेज है और मर्डर वेपन पर उसके फिंगरप्रिंट हैं। एक लेटर ओपनर जिसे उसने टेबल पर चीजें हिलाते समय छुआ था। जूलिया को लाइल की बॉडी मिली और अब वो बेकेट के खिलाफ गवाही देती है, कहती है कि वो पूरी जिंदगी उससे प्यार करता रहा है। इससे रूथ कोर्ट हाउस छोड़कर चली जाती है। बेकेट को दोषी पाया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है। फांसी से पहले जूलिया बेकेट से मिलने जाती है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ रहने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करेगा। जूलिया बताती है कि लाइल ने एक गुड बाय नोट छोड़ा है और बेकेट पागल हो जाता है, लेकिन वो उसे शेयर करने से मना कर देती है। बेकेट बहुत गिड़गिड़ाता है जब तक जूलिया उसकी दौलत के बदले उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं हो जाती। जाने से पहले वो गिलास को चूमती है। फिर बेकेट एक वकील से पेपर्स मंगवाता है ताकि वो सब कुछ जूलिया को ट्रांसफर कर सके और एक प्रीस्ट से पूछता है। अभी बेकेट पादरी से कहता है कि वो शांत है क्योंकि जूलिया उसे जल्द ही बाहर निकाल लेगी। लेकिन बिना किसी खबर के घंटों बीत रहे हैं, इसलिए बेकेट घबरा रहा है। पादरी उसे अलविदा के तौर पर मौत के बारे में बाइबल का एक हिस्सा पढ़ने का फैसला करता है। शुक्र है, जब एक गार्ड यह अनाउंस करता है कि बेकेट अब आज़ाद है तो उसे टोका जाता है। जब पुलिस प्रेस को लाइल का छोड़ा हुआ नोट दिखाती है तो बेकेट जेल से निकलता है और रूथ को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वो गाड़ी चलाने से पहले उसे उसकी मां के बालों वाला लॉकेट देती है। पास में जूलिया भी इंतजार कर रही है, इसलिए बेकेट उसके साथ चला जाता है। वो उसके साथ बड़ी हवेली में रहेगा, जबकि पादरी को कन्फेशन के नियमों के कारण कहानी सीक्रेट रखनी होगी। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।